हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आपका मैं ये आपका प्रीवियस ईयर का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रही हूँ। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपके सीटेट के एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप सारा जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप कीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर को आप इग्नोर बिल्कुल भी कहीं भी करके मत चलिएगा। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन को ठीक है समझाते हुए चलती हूँ। पहले आपका मैं 2024 का जनवरी में जो होने वाला ये एग्ज़ाम था, ठीक है, मैं पहले आपका सीडीपी का कर रही हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इसमें आपका 15 मार्क्स का आता है, पेडागोजी आता है, और 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है। ठीक है, 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है आपका सेट आई। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़का है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह आपका क्या शो करता है? ठीक है, तो देखिए, अब ये है कि हर काम जो गर्ल्स कर सकती हैं वो बॉयज़ कर सकते हैं, बॉयज़ जो कर सकते हैं वो गर्ल्स कर सकती हैं। ठीक है, तो कोई काम में अब ये नहीं है कि बॉयज़ ही कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती। तो ये आपका दर्शाता है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग आपका ये समझाता है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल आपका आ सकता है। तो आपका यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल आएगा, हाँ, उससे आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको यही देखना है कि आपका ये जो है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चलते हैं। देखिए, आपके सामने जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश। ठीक है, अभिसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है? देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि एक सोच को कई प्रकार से डाइवर्ज करना। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग को क्लोज एंडेड भी कहते हैं और डाइवर्जेंट थिंकिंग को ओपन एंडेड भी कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर आपका क्या होगा? कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। ठीक है, कई उत्तर को प्रोत्साहित करता है, मतलब इसके कई उत्तर हो सकते हैं लेकिन एक ही समाधान उसका होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, या गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देगा, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देगा, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देगा, या गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देगा। देखिए, क्वेश्चन सेकंड का आपका आंसर फर्स्ट आपका सही है, इसलिए कि देखिए, अब डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, जो हम आपसे बोले कि ओपन एंडेड क्वेश्चन आपके कई मतलब उत्तर उसके होते हैं, और कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है सिर्फ एक। ठीक है, सही समाधान पर स्थिर होना। तो ये है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अब इसको हम लोग देखते हैं कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नॉट वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षक जो बहिष्कृत न करे। समावेशी शिक्षा का अर्थ है उसे शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी भी शिक्षार्थियों की आवश्यकता का समर्थन करता है, या एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है, सहयोग को बढ़ावा करता है, और निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है। ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, आपका इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 4, क्योंकि देखिए, एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्ड अराउंड। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम जो है आपका किस चीज में सेंटर होना चाहिए? फिक्स्ड करिकुलम एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट। ठीक है, तो इसका क्या है कि निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन का। लेकिन ये देखिए, ये आपका क्या है? ये नॉट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ये चीजें आपका रॉन्ग है, इसलिए कि आपका एक फिक्स्ड सिलेबस या फिक्स्ड करिकुलम आपका नहीं होना चाहिए। मैं आपके लिए टैग वर्ड में आपका ये लिखी हूँ, आपका फिक्स्ड स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, ये आपका निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे आपका नॉट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए, ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी खत्म देख लेते हैं। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं कि उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, और इसका इसका ये रीजन क्या है? पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थी को जानकारी को सार्थक रूप में संसाधित करने में मदद मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपका इसमें बताना है कि आपका ए और आर दोनों सही है, या ए और आर की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है,
ए सही है लेकिन आर रॉन्ग है, या ए और आर दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या क्या हुआ, देखिए आपका होता है कि शिक्षार्थी जो पहले से ही जानते हैं कि उनकी उसके आधार पर अपने ज्ञान का वो निर्माण करते हैं। आपका फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए फोर्थ का राइट आंसर आपका होगा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो आपका सही है, लेकिन पैटर्न ढूंढना पिछले ज्ञान के साथ जुड़ा, मतलब कि हम अगर किसी चीज को पढ़ा रहे हैं तो प्रीवियस आपका वो एग्जाम्पल, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, तो ए और आपका दोनों ही सही है, और ए जो है वो जो आर है वो ए की व्याख्या में आपका सही है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। सही बात है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ये भी सही है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा, देखिए बच्चों का जो है वो यूनिवर्सल है, हाँ नहीं है। ठीक है, बच्चों का जो विकास है वो यूनिवर्सल, हाँ बिल्कुल भी नहीं है। जो विकास है, हाँ वो एक सतत चढ़ने वाली प्रक्रिया है, जो कि आपका वुम्ब टू टुम्ब चलती है। लेकिन आपका ए वाला सही है, मतलब इसका आंसर होगा थर्ड, ए सही है किंतु आर आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का होगा आंसर नंबर 3। ठीक, देखिए ये है अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से हाँ किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। आरोपण मतलब होता है फेल्योर। ठीक है, असफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, या असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो इसका आंसर आपका 6 का आंसर आपका आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे आपका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो आप इसको चलिए पढ़िए। छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों को अपने शिक्षकों में से ज्ञान प्राप्त का निश्चय प्राप्त करता होना चाहिए। या सीखना प्रामाणिक कार्यों को पर आधारित होना चाहिए। करिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल। तो आपका इसमें से आपका सही आंसर क्या है, 7 का आपका राइट आंसर है आंसर नंबर 3। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑथेंटिक टास्क उसका होना चाहिए जो भी आप बच्चा सीख रहा है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। ठीक है, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। किसमें होती है, आपका संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में आपका थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लेव वाइकोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा आंसर नंबर 2 आपका निजी वाक्य। ठीक है, इनर स्पीच, ये देखिए प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच की बात कौन करता है, लेव वाइकोस्की करते हैं। ठीक है, चलिए अब असर्शन वाले क्वेश्चन आ गए, फिर से देख लेते हैं हम लोग। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने में इस समझ पर पहुंचाते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। हाँ, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। 10th का आंसर आपके सामने है, आपका आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको मालूम है तो। देखिए इसका दोनों का फर्स्ट आंसर आपका सही है। ठीक है, अगर देखिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन की तैयारियां आपकी हो चुकी है। ठीक है, ये चीज है आपका। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखिए ये हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन है। ये इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके हार्वर्ड गार्डनर की वीडियो देख सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उनसे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। पहला है अंतर्वैयक्तिक, सेकेंड है तार्किक, संगीतमय और स्थानिक बुद्धि। तो यहाँ पे कौन सी बुद्धि का यूज हो रहा है, क्या चीज शो हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आपका 11th का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3। ठीक है, आपका संगीतमय प्रदर्शन या आपका रचना करने में कौशल, आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। यहाँ पे देखिए आपके फिर नोट वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, नोट वाले क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बच्चे फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं और यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। अधिगम शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, या अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, या अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है।
तो 12th का आंसर आपका होगा आंसर नंबर 4। ठीक है, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टेड बाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो 13 का आपका आंसर क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपका 13 का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1। ठीक है, अब सारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, देखिए 14 क्वेश्चन पे आइए। 14 क्वेश्चन पे है हमारा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म पे केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस चरण में बच्चे होते हैं वो अपना ही आत्म केंद्रित देखते हैं और किसी कार्य करने के लिए अपना ही लाभ देखते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, फिफ्थ स्टेज में। आपका 14 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 2, पहले स्टेज के दूसरे चरण में। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। 15 क्वेश्चन पे आइए, इंक्लूसिव एजुकेशन से। देखिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थी के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूक और संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए एंड इंकरेज आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप। ठीक है, आइसोलेशन इन द क्लासरूम ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एफिलिएशन, सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। तो 15 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 1। ठीक है, विविध परंपराओं मतलब अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड डाइवर्स ट्रेडिशनल। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 16 पे आते हैं, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। यह केवल ऊर्जा कार्य के अंत में ही होती है, यह व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल परिमाणों पर ही केंद्रित होता है, या यह सामयिक और विशिष्ट होता है। तो इसका आंसर 16 का आंसर आपका क्या होगा, 16 का आंसर आपका होगा आंसर नंबर 4, इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक। ठीक है, इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक, जो कि आपका एक सामयिक और विशिष्ट होना चाहिए। ठीक है, 17 क्वेश्चन पे आइए, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथ पैर की तुलना तेजी से बढ़ते हैं, विकास सिर से पांव तक होता है, भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है, सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल, देखिए सेफेलोकॉर्डल मतलब होता है सिर से पैर तक, और प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब होता है कि आपका सेंटर टू आउटर। ठीक है, मतलब आपका जो विकास है आपका ये अंग हाथ पैरों की तुलना तेजी से, इसमें देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा, 17 का आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिर से पैर तक का जो विकास होता है ये देखिए यहाँ पे, ये आपका होता है सेफेलोकॉर्डल में। ठीक है, लेकिन अंग हाथ और पैरों की तुलना तेजी से बढ़ते हैं, ये आपका होगा समीपस्थ सिद्धांत। देखिए अब आइए हम लोग एजर्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य दे देना चाहिए। हम विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। देखिए ये आपके सामने फोर्थ है आपके ऑप्शन है, इसमें से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। 18th का आंसर आपका होगा आंसर नंबर 1। ठीक है, क्योंकि देखिए स्कूल करिकुलम जो है शुड बी रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू ऑफ लर्नर्स। ठीक है, वहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं, ठीक है, जो विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए विद्यालय होते हैं, ठीक है, उनका वो वैल्यूबल होने चाहिए। ये चीज़ है आपका। और ये देखिए इसका हम कारण देख लेते हैं कि विद्यार्थी को उनकी संस्कृति पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया को ही सुगम बनाता है। ठीक है, तो सही बात है, आपका ए और आर दोनों ही सही है। ठीक है, 19 क्वेश्चन पे आइए, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन छात्रों और शिक्षकों को आगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, या एक आकलन एक छात्र के सीखने में और गलत अवधारणा की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका 19 का आपका राइट आंसर क्या होगा, 19 का आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। ठीक है, क्योंकि देखिए एक मूल्यांकन कार्य जो होता है, ठीक है, वो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। मतलब आपका मूल्यांकन वो होता है जब आपका जो आपका वो क्राइटेरिया बना हुआ है उसका कंपेयरिंग कर सके स्टूडेंट से, तो ये आपका होगा। लेकिन देखिए ये आपका होगा मतलब कि इसका आपका थर्ड आंसर यहाँ पे नॉट ऑप्शन पूछा है, मतलब ये तीनों में से आपका ये जो है आपका निगेटिव मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट से कंपेयर नहीं करना चाहिए,
ठीक है, कंपेयरिंग वर्ड ही हमारा निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो आपको ऐसे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा नॉर्मल क्वेश्चन में आपको करना है। ठीक है, 20 क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? रचनात्मक समाधान, समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, ठीक है, शारीरिक समन्वय में कठिनाई। ये देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया में क्या होता है? ठीक है, ये आप लोग अगर ना पढ़े हो तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, ये वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इसका देखिए डिसलेक्सिया में होता है कि हमारा जो स्वर है हमें बोलने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे। डिफिकल्टीज इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में दिक्कत नहीं होती है। डिफिकल्टी एंड फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ठीक है, फोनोलॉजिकल मतलब जब हम इंग्लिश का या हिंदी का कोई भी चीज़ फोनोलॉजिकल से पढ़ते हैं, मतलब फोनिक साउंड से पढ़ते हैं, तो उसको उसमें जो कठिनाई आती है हमारा वो डिसलेक्सिया कहलाता है। तो 20 का राइट आंसर। 21 क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी की गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, वे प्रश्न जो पाठ को मान करने वाले उदाहरण के लिए पूछते हैं, या वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं? तो 21 का आपका आंसर होगा वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत राय, यही आपका गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता। अगर कोई छात्र के बारे में जानकारी चाहिए तो फिर व्यक्तिगत राय पूछनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए 22 क्वेश्चन पे आइए। बाध्यता एक डैश स्थित है जबकि अक्षमता एक डैश स्थित है। तो बाध्यता क्या होता है? इम्पेयरमेंट, हाँ, कंडीशन क्या होता है, और डिसेबिलिटी जो है वो किस कंडीशन में आती है? देखिए डिसेबिलिटी जो है आपका फंक्शनल कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हाँ, और आपका इम्पेयरमेंट जो होता है, इम्पेयरमेंट आपका बायोलॉजिकल है, और आपका डिसेबिलिटी जो है वो आपका फंक्शनल है। जब ये क्या है कि जैसे समाज से बच्चे डिसेबिलिटी सीखते नहीं हैं, ये बायोलॉजिकल आती ही नहीं है, ये साइकोलॉजिकल भी नहीं है। ठीक है, ये आपका फंक्शनल है। जब बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत उनके बोलचाल में फर्क आती है। ठीक है, अब आइए हम लोग 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध में उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र होती हैं। भावनाएं और संज्ञान, हाँ, आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से डिपेंड होते हैं। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, या भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। 23 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 2। ठीक है, भावनाएं और संज्ञान जो है आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। 24 क्वेश्चन पे आइए। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? किस प्रकार संसाधित होता है? प्राथमिक कक्षाओं में देखिए जब शिक्षक अमूर्त अवधारणा को संदर्भित करने के लिए ठोस एग्जाम्पल का उपयोग करता है। ठीक है, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देके उसे लागू करता है, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करता है, और जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों के से शुरू करता है। तो प्राथमिक रूप से भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? ठीक है, प्राथमिक रूप में प्राइमरी क्लास में बच्चों को लैंग्वेज के बारे में कैसे पढ़ाना चाहिए? तो देखिए जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करता है तो उसे ठोस उदाहरण देने चाहिए। अगर बच्चों के सामने प्राइमरी के जो बच्चे हैं, अगर सपोज कीजिए कि हम लोग उनको स्क्वायर पढ़ाते हैं, या हम लोग उनको सर्कल पढ़ाते हैं, तो उन्हें ये ठोस चीज दिखानी पड़ेगी, एब्स्ट्रैक्ट, हाँ, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर करना पड़ेगा कि देखिए हमारे पास जो बॉल है ये भी सर्कल है, हमारी जो चपाती होती है वो भी सर्कल होती है, सिक्का गोल होता है, रोटी गोल होती है, तो ये सारी चीजें हम लोग को उसको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, या अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है? मोटिवेशन जो है वो कैसे आता है? आंतरिक मोटिवेशन, आंतरिक मोटिवेशन आपका आता है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, मतलब जो खुद पर्सनल इंजॉयमेंट जो होता है। ठीक है, जो खुद अपने आप जो इंजॉयमेंट आती है वो हमारा इंट्रिंसिक मतलब हमारा आंतरिक मोटिवेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, हाँ, आधा हल किया हुआ उदाहरण, या रट कर दोहराव। इसमें देखिए ये भी है, प्रश्न भी है, इसमें आपके 5 ऑप्शन है।
26 का आपका आंसर क्या होगा? 26 का ऑप्शन होगा आपका थर्ड, मतलब आपका ए बी सी डी आपका तीनों सही है, आपका ई इज अ रॉन्ग, ई आपका सही आंसर नहीं है। 27 पे आइए। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक, शीर्षगामी, रेखीय और समीप दुराभिमुख है। विकास क्या होता है? 27 का आंसर आपका क्या होगा? 27 का आपका आंसर होगा समीपस्थ दुराभिमुख। मतलब आपका होगा 27 का आंसर आपका होगा फोर्थ, ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। 28 पे आइए। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? 28 का आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2, विकेंद्रण, डिसेंटरिंग। 29 का आपका देखिए 2 क्वेश्चन और है, हाँ आप हम देख लेते हैं। देखिए, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसाने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया, ठीक है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस अवस्था में इस बच्चे ने इस तरह के तर्क दिए हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि जो बच्ची है वो ये नहीं जानती है कि रस्सी जो है वो आउट नहीं कर सकता है, इसलिए कि वो आपका लिविंग थिंग्स नहीं है, वो आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो बच्चे को ये चीज का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे बच्चे किस एज में आते हैं? तो 29 का देखिए आंसर आपका होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, पूर्व चरण अवस्था में बच्चे जब होते हैं तो उनको इसका ज्ञान नहीं होता है। वो हर एक निर्जीव वस्तु को भी सोचते हैं कि इसमें हाँ जान होती है। अब आपका देखिए सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं कल आपका हाँ ये ईबीएस लेकर आऊंगी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ द लर्निंग एडवोकेट दैट सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार की इस बात की वकालत करते हैं। शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षक सक्रिय होता है या प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। 30 का आंसर आपका क्या होगा? 30 का आंसर आपका होगा आंसर नंबर 2, शिक्षार्थी जो है वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीडीपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।